Good morning, student. Okay, so today we are going to start new topics, that is Newton's laws of motion, or we can say laws of motion. In previous chapter, we discussed about the motion of the body without taking into account cause of motion, right? So उसको हमने कहा था काइनेमेटिक्स, है ना? मैकेनिक्स में हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, जिसमें हमने कॉज ऑफ मोशन क्या है उसको डिस्कस नहीं किया था, मतलब मोशन किसके वजह से हो रही है. We are not bothered about that. Okay, in dynamics of motion, in laws of motion, we are going to talk about the cause of motion, right? A cause of motion is also important. Right? So one of the most important factor which produces the motion is a force, right? So let us talk about the force. Okay, तो चैप्टर का नाम है हमारा लॉज ऑफ मोशन. इसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, बराबर है. Okay, so first we'll talk about the force which causes the motion, which is the most important factor to produce the motion in the body. Okay, so what is force? Some day to day life में बात करते कि हमने force apply किया, बराबर है. So whenever you open the door, बराबर है, when you open the door you pull the door, right? तो you pull the door by applying a force. ठीक है, जब किसी ब्लॉक को, बड़ा ब्लॉक है, उसको आप पुश करते हो, धक्का देते हो, तो यू आर डूइंग सम एफर्ट्स ऑन द ब्लॉक, बराबर है. तो जो एफर्ट्स तुम कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, दैट इज नोन एज फोर्स, बराबर है. द एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. तो जो भी हम, अगर मुझे इसको पेन को उठाना है तो आई एम डूइंग सम एफर्ट्स, आई एम डूइंग सम एफर्ट्स टू पुल, होल्ड दिस, बराबर है, चॉक, और होल्ड दिस पेन, right? So I am applying some force to hold this chalk, बराबर है. जिसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आई एम पुशिंग इट, बराबर है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, करेक्ट. सो वॉट एवर द एफर्ट्स आई एम अप्लाइंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, दैट इज नोन एज फोर्स. ओके, नाउ तो वेन एवर देर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, ओके, वहाँ पे फोर्स डेवलप होगा, बराबर है. सो दो बॉडी का इंटरैक्शन जरूरी है फॉर द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी. ठीक है, तो वो दो बॉडी कौन सी होनी चाहिए, एक बॉडी जो दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही है, बराबर है, द बॉडी विच इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, एंड सेकेंड बॉडी विच एक्सपीरियंसेस फोर्स. तो दो बॉडी की जरूरत है, एक बॉडी जो फोर्स अप्लाई करेगी और दूसरा बॉडी जो फोर्स लेगी, बराबर है. तो वन विच अप्लाइज द फोर्स एंड अनदर विच एक्सपीरियंसेस द फोर्स. तो दो बॉडी की जरूरत होती है वेन एवर देर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन द बॉडीज. ओके, सो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स को डिफाइन करने के लिए यू मस्ट रिक्वायर्ड अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. ठीक है, तो जब भी तुम डिफाइन करते हो फोर्स को, तुम्हें उसके मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है, बिकॉज फोर्स इज अगेन द वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए, बराबर है कि नहीं. सो अगर मैं देखता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स इन नेचर. ओके, सो देर आर 4 डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर. फर्स्ट है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट. The force which is exists in the nature is the gravitational force. It is because of the mass of the body that we are going to discuss in the gravitation chapter, right? कि force ही gravitational force आता कहाँ से? What is the origin of this gravitational force? That is the mass of the body, right? Second one is there is electromagnetic force. Second force is electromagnetic force. The origin of this force is a charge, बराबर है. Whenever the body has a charge, there is a electromagnetic force, electric force as well as magnetic force, right? Third kind of force is the nuclear force, or it is known as strong force, बराबर है. The strong force, strong nuclear force, okay. And fourth one is weak nuclear force. वीक फोर्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज वीक फोर्स. ओके, ये जो होता है दैट इज, अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स, बराबर है. फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग and it is a short range force. Okay, and weak force is the forces between the
पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रिनोज है, बराबर है, मियॉन्स है ना, इस तरह के जो जितने भी पार्टिकल्स है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है दो दैट फोर्स इज वीक फोर्स। ये सब हम डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिस्कस करेंगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्स हम डिस्कस करेंगे हम जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें वीक फोर्स भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, वीक फोर्स अभी तुम्हें 12th में इतना नहीं है, बट अगर आगे आप पढ़ोगे तो वीक फोर्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो these are the forces which are मतलब exist in nature. These are the 4 different kinds of force. Okay, now if I take an example, ठीक है, अगर मैं एक फोर्स की बात करता हूँ, एक बॉडी को मैंने अगर एक बॉडी ले ली मैंने जिसका मास है m है, और इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया, करेक्ट है। नाउ अभी दिख रही है कि बॉडी रेस पे है ना, मैंने टेबल पे रख दिया, टेबल पे मैंने उस बॉडी को रख दिया, तो मुझे दिख रहा है कि बॉडी रेस पे। कैन आई से दैट कि इस बॉडी पे कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है? ओके, अगर बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है तो बॉडी फोर्स का काम क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ फोर्स? व्हाट कैन इट डू? इट कैन गिव द मोशन टू द बॉडी। अगर बॉडी रेस पे है तो उसको अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसमें मोशन डेवलप हो सकती है, बॉडी कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बराबर है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम स्टॉप करवा सकते हैं, बराबर है, करेक्ट है। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, करेक्ट। सो अगर कोई बॉडी रेस पे है तो बॉडी कैन कम इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम रेस में ला सकते हैं, बराबर है, ये फोर्स का काम होगा। या अगर कोई बॉडी मोशन में तो उसकी डायरेक्शन भी हम चेंज करवा सकते हैं, बराबर है। तो दीज आर द 3 पर्पस वी कैन से दैट कि फोर्स की वजह से बॉडी कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस और इट कैन कम टू रेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स opposite to the direction of motion, or third we can apply a force for changing its direction. Okay, so अगर ये बॉडी रेस पे है तो क्या ना से दैट इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है? ये तो रेस पे। अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती तो इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक्ट हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, बराबर है। अगर अर्थ के सरफेस रखा है तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्ट हो रहा है तो वो तो नीचे जाना चाहिए, बराबर है, इट मस्ट गो इनसाइड द अर्थ, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और एक फोर्स एक्ट हो रहा है विच बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर है। तो कौन सा फोर्स हो रहा है? तो ये जो सरफेस है, ये भी सरफेस भी उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिस सरफेस से इस ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक पे 2 फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। एंड दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए जो फोर्स है यहां पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज बैलेंस फोर्स। ओके, बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट, ठीक है। बट अगर मैंने इस बॉडी को फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, F फोर्स अप्लाई किया, तब क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस है, लेकिन अभी मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी मोशन में आ सकती है, बराबर है। तो ये जो फोर्स होगा वो हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। ओके, सो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी एक्सेलरेट्स, ठीक है, बॉडी एक्सेलरेट्स, मोशन में तो आएगी लेकिन बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तब जो फोर्स एक्ट होगा दैट वुड बी अनबैलेंस फोर्स। Okay, so there are 2 kinds of force we can say act on the body. One is the balance force. So whenever the body balance force is acting on the body, body is in equilibrium. Okay, तो body कहाँ पे रहेगी? Equilibrium में रहेगी।
इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, मतलब नेट फोर्स को मैं बोल देता हूँ समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। दिस समेशन ऑफ एफ मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और कभी कभी हम इसको एफ नेट से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ नेट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, बराबर है। अब यहाँ पे भी जो इक्विलिब्रियम है, देयर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, और हो सकता है अनदर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ओके, इस बॉडी को अगर मूव कर दिया मैंने तो वो अपने पोजीशन पे आती है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, बराबर है, राइट, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बॉडी अपने पूरी पोजीशन पे आएगी, राइट। और अगर मैंने इस बॉडी को फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी कभी भी अपने पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया। जैसे आपने पेंडुलम देखा है, बराबर है, पेंडुलम को अगर मैंने डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस करने के बाद में वो अपनी पोजीशन पे आ ही जाता है, बराबर है। सो दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर किसी बॉडी को मैंने एक स्पेरिकल सरफेस पे रख दिया, एट द टॉप ऑफ द स्पेरिकल सरफेस, और उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो अपने वापस पोजीशन पे वापस नहीं आ जाएगी, वहाँ से नीचे गिर जाएगी, बराबर है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ओके। अनबैलेंस फोर्स, अब क्या हो सकता है, जब भी हम बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। किस तरह का इक्विलिब्रियम है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है, नेट फोर्स इज जीरो, बॉडी रेस्ट पे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट पे, या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में भी अगर बॉडी होगी तो नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा तो समेशन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वेनेवर द समेशन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, मतलब बॉडी एक्सेलरेट होगी, ओके। सो स्टेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आई कैन से यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा, एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वेनेवर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी विल एक्सेलरेट, ओके। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कब रहेगा, जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा, ओके। अनबैलेंस फोर्स जब एक्ट होगा तब बॉडी विल बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन द बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके। अब स्टैटिक, ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और बैलेंस फोर्स जो एक्ट हो रहा है, ये जो बैलेंस फोर्स होता है इट इज ऑलवेज इन पेयर, ओके। कभी भी पेयर में एक्ट होगा, नहीं तो बैलेंस कैसे होगी बॉडी, इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगी, करेक्ट। तो कभी भी ये जो फोर्स रहेगा ये कभी भी पेयर में एक्ट होगा, एंड अनबैलेंस फोर्स विल ऑलवेज बी, है ना, पेयर में नहीं रहेगा, ये कभी भी सिंगल फोर्स रहेगा या ऑड नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ फोर्सेज, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। सो ये तुम्हें याद रखना है, राइट। सो अगर इसको फोर्स एक्ट होगा तो क्या हो जाएगी, बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे अगर कभी सरफेस पे फ्रिक्शन होता है तो हो सकता है कि बॉडी मोशन में ना हो, बराबर है, तब इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो फोर्स तो मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रही है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फोर्स अप्लाई कर दिया, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। बट ऐसे भी केस हो सकती है कि मैंने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मोशन में है बट इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी, ओके। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगी बॉडी। तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सॉरी इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं, इसमें ही दो इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो ही होगा, यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो होगा। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी एट रेस्ट, एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी इज इन मोशन। अनबैलेंस फोर्स जब एक्ट होगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। जब भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा बॉडी विल एक्सेलरेट,
ओके, सो नेट फोर्स इस केस में F इज नॉट इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0. हाँ सॉरी, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो रहा है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट पे है, एंड जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा तो बॉडी मोशन में रहेगी, बट ये यूनिफॉर्म मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन. ये ध्यान रखो, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. मतलब नेट फोर्स स्टिल 0, डायनामिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स स्टिल 0, बट इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, एंड जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा बॉडी पे तो नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा, उस पर नेट फोर्स लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉडी विल एक्सेलरेट. ओके, सो ये जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो तुमने देखा होगा कि जब हम छोटी बॉडी होती है जिसका मास कम होता है उसको फोर्स अप्लाई करें तो इजीली मूव हो सकती है. लेकिन अगर बॉडी का मास हमने बढ़ा दिया तो समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव द बॉडी.